स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग आज दृष्टि क्विक बुक के सामान्य विज्ञान का जो ध्वनि चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। 42 क्वेश्चंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो कम समय में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, सही कारण भी बताने की कोशिश करूँगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो मैंने आपको दो संख्या याद करने को कहा था, 20 और 20,000। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो कौन सा होगा, इंफ्रासोनिक, अश्रव्य, जिसको हम नहीं सुन पाते हैं। और ऑडिबल कौन सा होगा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 जो हर्ट्ज के बीच में है उसको हम लोग सुन पाते हैं। और अगर इससे ज़्यादा हो गया यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया तो आपका हो जाएगा जो सुपरसोनिक है, यानी कि पराध्वनिक तरंगे हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें 20,000 आपको लिखा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन परेशान मत होइए, 20K है ना, तो 20K मतलब 20,000 हुआ और हर्ट्ज साथ में लगा हुआ है, तो आपका डी जो है विकल्प सही हो गया। दूसरा देखते हैं, ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस में से होकर नहीं गुजर सकती हैं। विकल्प देख लेते हैं, हवा में रखा हुआ तांबे का तार, हवा में रखी हुई चांदी की पटिया, पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म, निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप। आप यहीं से पकड़ लीजिए निर्वात, क्योंकि ध्वनि कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक में कौन सी है, अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये यांत्रिक तरंगें होती हैं उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें जो है वो सभी माध्यम में चल सकती हैं लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती। तो आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर भी दे पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो सीमा होगी वो जो है मनुष्य की श्रव्यता ऑडिबल होगा। चौथा है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंग है। तो हम लोग टीवी रिमोट में इसको बात कर चुके हैं कि इंफ्रारेड जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, नीचे दी गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। बताइए किसमें नहीं जा सकती। अभी तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया ना, जो पानी चाहे द्रव्य हो, तरल पदार्थ हो, चाहे लोहा ठोस हो, चाहे वायु गैस हो, तीनों माध्यमों में ध्वनि संचरण करेगी। कहाँ संचरण नहीं करेगी, निर्वात में। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी, निर्वात। अगर आपने चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके बारे में बताया था लगभग 17 मीटर के आसपास, क्योंकि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है आपको कैलकुलेट करके भी इसको बताया था पढ़ते समय। तो इसमें जो नियरेस्ट आंसर है वो लगभग 17 मीटर के, वो है 16.5 मीटर। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये यूपीपीसी मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है। तो 330 मीटर पर सेकेंड है। देखिए टेम्परेचर से घटता बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि जो आपको नियरली करंट आंसर है, ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए, तापमान देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ठीक है, जो इसमें नियरेस्ट सही है वो 330 मीटर पर सेकेंड ध्वनि का जो वायु में वेग है अनुमानतः वो इतना लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ बांसुरी को लेकर के दिया गया है, कम लंबाई और अधिक लंबाई। इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि कम लंबाई में बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जब कम लंबाई की बांसुरी होगी तो उससे निम्न आवृत्ति की नहीं होगी, उच्च आवृत्ति की होगी। ठीक है, क्योंकि जब छोटा आपकी तरंग दैर्ध्य होगी तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपको यहीं गलत मिल गया। दूसरा है, ध्वनि सैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। ध्वनि सैलों में केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो बिल्कुल सही है, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं ठोस में। तो आपका जो दूसरा है यानी सही हो जाएगा, सही विकल्प होगा केवल 2। 9th क्वेश्चन देखते हैं, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे लगता है कि आप ही दे चुके होंगे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो तापक्रम को यहाँ डिसाइड किया गया है, लेकिन वैसे भी आप देखें तो सर्वाधिक जो इसमें गति होगी वो होगी लोहा में। ठीक है, तो ये आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 3 दिए गए हैं, तो तीनों में अलग अलग दिए गए हैं। इनको पदार्थ देख लेते हैं। पहले में जल है, दूसरे में इस्पात है और तीसरे में नाइट्रोजन है। इसको ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जल आपका हो गया द्रव, इस्पात हो गया आपका ठोस और नाइट्रोजन हो गई आपकी गैस। ठीक है, तो जल हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड और ये नाइट्रोजन हो गया गैस। अब आपको पता होना चाहिए ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा होगी। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी, उसके बाद गैस में होगी। तो अब देख लीजिए कौन कौन सा है। तो एस जो है आपका सेकंड मीडियम है, तो सेकंड यानी कि पहला होगा 2
और उसके बाद है एल यानी कि 2 1 3, 2 1 3 आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठोस द्रव गैस, तो ठोस द्रव गैस, तो इसमें हो जाएगा आपका 2 1 3 होना चाहिए। इसमें कैसे आ रहा है, एक मिनट। पहला है जल, दूसरा है इस्पात और तीसरा है नाइट्रोजन। तो इसमें सबसे जो ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखा है, तभी तो गलत हो रहा है ना। आरोही क्रम में सबसे छोटा आपको रखना होगा, मैं सब उसको उल्टा आरोही क्रम कर दे रहा था, सॉरी। तो आरोही क्रम में रखिए, इसीलिए कहते हैं, देखिए अब मुझसे भी गलती हुई, आप प्लीज़ मत करिएगा कि क्वेश्चन जो पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, तो नहीं तो आपका देखिए विकल्प यहाँ तुरंत गलत हो गया। ठीक है, चलिए आपको इससे भी एक सीख मिलेगी कि मुझसे गलती हुई तो आपसे नहीं होगी। तो ये इसमें आपको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे कम किस में होगा, गैस में, तो 3 पे सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए आपका सही हो जाएगा 3। उसके बाद दूसरा किस में हो जाएगा, गैस से अधिक चाल किस में होगी, जल में, तो 3 1 हो जाएगा और 2 इस्पात। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको वीडियो में कट भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं कट नहीं करूँगा, क्योंकि इस गलती को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुझसे ये गलती हुई है और आपसे गलती ऐसी ना होने पाए। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। तो चमगादड़ क्यों उड़ पाते हैं, क्योंकि वो पराश्रव जो पराध्वनि है उनका तरंगे निकालते हैं और प्रतिध्वनि के आधार पर अपना मार्ग निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर फिर से आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ परेशान मत होइए। ये आपको जो बताया गया है कि VA VW VS जो है क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि की गति है। तो वायु जल इस्पात फिर से वही आपका, आप इसमें देखिए ठोस द्रव गैस तीनों में, तो सबसे ज़्यादा जो गति होगी किस में बता दिया, ठोस में होगी। तो ठोस वाला देख लीजिए, इस्पात वाला, इस्पात वाले का सिंबल क्या है, VS। तो VS को यहाँ लगाना है, जो सिंबल में ये छोटे से बड़े का सिंबल है, तो VS को सबसे लास्ट में रखना पड़ेगा। VS का सबसे लास्ट ये वाला है। उसके बाद उससे कम होगा द्रव, यानी कि VW, देखिए ये होगा। उसके बाद VA होगा, यानी कि पहला। तो इसमें विकल्प जो हो गया आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कितना भी फंसाएगा ना, आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। इतना जो गणित आपको बता रहा है ना, इसके लिए इतना परेशान मत होइए। इसका कारण क्या बता रहे हैं कि ध्वनि की गति परावर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो यही बात तो समझा, आपको अगर पता है तो आप इसको गलत ही नहीं करेंगे। तो दरअसल तापमान पर ही निर्भर करता है। अभी इन्होंने पूरा आपको बताया कि समुद्र तल के निकट है, तो जो समुद्र तल के निकट है तो उसका क्या होगा, उसका जो तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा होगा ना। समुद्र तल के निकट ताप की अधिक, जो ताप होगा अधिक होगा, और जैसे ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। तो क्या होगा कि क्षोभ मंडल के भीतर ऊंचाई के साथ ध्वनि का वेग भी क्या होगा, घटता जाएगा। और ये क्या कह रहे हैं, वायुयान की चाल अधिक होगी, तो गलत हो गया ना, यानी कि ए आपका यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन आर सही कह रहा है कि परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, ताप घटेगा बढ़ेगा तो चाल उसकी घटेगी बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए आपका आर तो सही हो गया, लेकिन ए गलत हो गया। अब आपको आंसर बिल्कुल आसानी से मिल गया कि ए गलत है, आर सही है। समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप जो इसका पहला जो लेक्चर है, मतलब जो मैंने चैप्टर को समराइज़ किया है, उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, यानी कि तेज़ बोलचाल नहीं हो रही है। तो साधारण बातचीत का जो होता है वो 30 से 40 का होता है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ जो नियरेस्ट है वो 35 भी दे सकता है, 40 भी दे सकता है। तो आपको अगर पता है कि सामान्य बातचीत जो होती है वो 30 से 40 होती है ना। और अगर ज़ोर से बातचीत हो रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो बताइए कितना होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, लगभग 50 से 60 होगा। और आपसे ये पूछा जाए कि अगर जो सायरन बजते हैं वो कितना करते हैं, तो लगभग 110 से 120 डेसिबल होता है। तो थोड़े जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बुक में दिए गए, अगर आप उनको भी रिवाइज कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वहाँ से क्लियर हो सकता है। आइए रिवर्बरेशन की बात करते हैं। अनुरणन, अनुरणन हमने आपको समझाया था, एक टर्मिनोलॉजी है। इसमें क्या है कि विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। अनुरणन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, अगर आपको याद हो रहा हो तो मुझे लगता है आपको पता चल जाएगा। इसका कारण बताते हैं कि दीवार, छत और धरातल से अपवर्त ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। तो ये अनुरणन जो होता, मैंने आपसे कहा था कि अगर आवाज़ें आ रही हैं, आप खाली हॉल में जाइए, आपकी आवाज़ क्या करेगी, गूंजने लगेगी। तो गूंजने से क्या होगा कि आपको जो है उसके लिए पर्दे उर्दे अगर लगे हों कमरे में, तो वहाँ पर आवाज़ नहीं गूंजेगी। इसका मतलब क्या है कि जहाँ संगीत उंगीत कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर हाल की दीवारों को ऐसा बनाते हैं कि ध्वनि तरंगों का अवशोषण हो जाए, है ना।
तो ये मतलब दीवार, छत, धरातल से अपर ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि संगीत कार्यक्रम वाली जगह पे नीचे इसलिए कालीन बिछाए रहते हैं ताकि उनकी ध्वनियाँ जो है वो अच्छे से आएँ, अनुरणन ना हो। ठीक है, नहीं तो आप बंद कमरे में जाके गाना गाइए, आपको लगेगा कि आप किसी बड़े हॉल में गा रहे हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो अब मुझे लगता है कि आपका ये आंसर सही हो जाएगा, पहला विकल्प। समझ में आ रहा है? आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। भाई संगीत के 7 सुर होते हैं, सीधे बोल दो, इतना साइंटिफिक लैंग्वेज क्यों समझा रहे हो? क्वेश्चन में बच्चों का एकदम बुरा हाल हो जाता है। अब देखिए कितना डेप्थ में घुस गया। यूपीएससी का क्वेश्चन है, कहता है कि स्वर सा रे गा मा पा धा नी को यहाँ पे ले रहा है वो, तो सा की आवृत्ति, ओ माय गॉड, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, नी की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो इतना फ्रीक्वेंसी याद किसको रहेगी? मैंने आपको पढ़ाते हुए कहा था ना कि भाई ठीक है, इतना दिमाग में रख लो कि फ्रीक्वेंसी घटते से बढ़ते क्रम में देख लो, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे पूछ ही लिया है, तो कोई बात नहीं, पूछा है तो भाई रट लो। तो यहाँ आप देखिए कितना उसने घुमा दिया है। जो सा की आवृत्ति है वो 265 होती है और इसने उसके अंकों को घुमा दिया है, 256 कर दिया है। तो आपका जो आवृत्ति सा का है वो होगी 265। ऐसे रे से बढ़ते जाएंगे, 294, ग 330, म 349, प 392, ध 440, नी 494। मुझे भी नहीं याद है, थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा तो ज़रूर याद हो जाएगा, ईमानदारी से बता रहा लेकिन ये है भाई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पढ़ना पड़ेगा और निकालना है, तो ये सब तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। आयोग जो क्वेश्चन पूछता है ना तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो दूसरा हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। और ईश्वर करे कि ऐसे कठिन क्वेश्चन ना आए, बीच में डेप्थ से फैक्चुअल टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल हैं वो थोड़े आएँ तो अच्छा रहता है, हमें भी सही रहता है। तो पहला आपका विकल्प यहाँ पर केवल एक सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो निर्भर करता है, तारत्व क्या है? इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था पिच, याद है कि मोटी आवाज़ किसकी होगी, पतली आवाज़ किसकी होगी। तो इसमें कहा था जिसका तारत्व अधिक होगा उसकी आवाज़ जो है पतली हो जाएगी। तो यही तारत्व होता है कि जो पुरुषों की तुलना में जो महिला और बच्चे होते हैं उनका आवाज़ जो है पतला होता है ना। तो निम्न जो तारत्व की ध्वनि तरंग बताया था उसके बाद जरा बुक में देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसमें अब फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था ना कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उच्च तारत्व होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो निम्न तारत्व होगा। तो अब बताइए, आपको उत्तर तो मिल ही गया होगा इतनी देर में मैं जब से बोल रहा हूँ। तो आपको जो इसका होगा तारत्व किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर करेगा। 18 का ए। नेक्स्ट है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? भाई इतना क्यों घुमा रहे हो, सीधे सीधे पूछो कि आप श्रव्य पूछ रहे हो। ऑडिबल, तो ऑडिबल है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक, तो आपका डी विकल्प। साइंस के आधे क्वेश्चन तो आपको ना वो परेशान करके आपसे गलत करवा देते हैं, तो घबराइए मत, थोड़ा जूझिएगा, जरूर आ जाएगा आपसे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, कभी कभार बहुत फैक्ट में लेके जाते हैं। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्यों? इसके लिए तो डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो शुष्क वायु की तुलना में जो है घनत्व तो कम होता है आर्द्र वायु का। तो इसीलिए जब आप कोहरा वगैरह में अगर बोलने किसी को आवाज़ दें तो बड़ी दूर तक आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि आर्द्र वायु होती है ना। तो वहाँ वायु की तुलना में जो है ध्वनि का वेग जो है शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। जब मैंने आपको ध्वनि की चाल पढ़ाया था तो ध्वनि की चाल पढ़ाते समय ये बताया था कि आर्द्रता का प्रभाव क्या होता है। तो यही वजह है कि जल वाष्प का जो घनत्व होता है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब वायु में आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अभी कोहरा पड़ रहा है, सुबह जाके देखिएगा। आज वीडियो सुन रहे हैं, सुबह कोहरा पड़ेगा तो एक बार जाके चिल्ला के सुनिएगा। जिस दिन कोहरा नहीं रहेगा उस दिन चिल्ला के देखिएगा। ठीक है, सामने वाला कौन सुनता है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ध्वनि तरंगों में से उनमें से कौन सी घटना नहीं हो सकती है? तो विवर्तन पढ़ाया, परावर्तन पढ़ाया, इसमें व्यतिकरण पढ़ाया, क्या पोलराइजेशन पढ़ाया? ध्रुवण नहीं, ध्रुवण नहीं पढ़ाया, प्रकाश में होता है वो, ध्वनि तरंगों में नहीं होता है ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो ध्रुवण जो है यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाएगा। विवर्तन क्या है? डिफ्रैक्शन है। परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन है। उसके बाद व्यतिकरण क्या है? तो वो है इंटरफेरेंस। तो ऐसे थोड़े इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी भी देखे रहिए। जो ध्रुवण है वो आपका इसमें नहीं होता है, वो प्रकाश में होता है। अगला है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके जरिए किया जाता है? आप यहाँ पर देखिए कई दिए गए हैं। जो आप बात कर रहे हैं और वो जो मैं आपसे मुंह से बोल रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, तो कैसे पहुँच रहा है? मैंने एक लगा रखा है ना, क्या लगा रखा है? सौर कोशिका तो लगा नहीं रखा है। लाउड स्पीकर लगाऊंगा तो कहाँ आवाज़ पहुँचेगी आप तक? ग्रामोफोन भी तो आप नहीं बजा रहा हो। तो क्या लगा रखा हूँ? माइक्रोफोन लगा रखा हूँ, तभी आपको मैं अपनी आवाज़ सुना पा रहा हूँ। तभी तो वो विद्युत ऊर्जा में जाके आप अपने मोबाइल पर सुन पा रहे हो ना, जो मैं यहाँ पे आवाज़ कर रहा हूँ अपने मुँह से। ठीक है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है कितना है?
जो आपका स्टैंडर्ड मतलब कितना डेसिबल तक स्टैंडर्ड माना जाता है, तो 60 डेसिबल। डेसिबल अच्छा, एक आप कमेंट करके बताइएगा कि जो WHO है वो कितने मानक स्तर को मानता है कि जो नगर का ध्वनि स्तर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ाया था, आप बताइएगा। उसके ऊपर जाएगा तो नगर में माना जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण है। हाँ, ये बताइएगा। नेक्स्ट है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल बताइए किसे मापने के लिए, इसी पर तो पूरी चर्चा हो रही है। तो वातावरण में ध्वनि मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए भाई, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग के बारे में बात करते हैं। मैंने तो कहा था कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनके उपयोग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या ये कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं? अगर पढ़ा होगा तो फटाफट करते चलेंगे आप। हाँ, कर सकते हैं। कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है? किया ही जाता है। इन्हीं के जरिए तो आपका वो अल्ट्रासाउंड है, सोनोग्राफी है, इन्हीं के जरिए तो किया जाता है। वो स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। तो आपका ये सारे सही है, यानी कि आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। और ऐसे ही भगवान करे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए और फटाफट आप सारे टिक मारते चले जाओ, एक तरफ से पूरा साइंस क्वेश्चन पूरा सही करके आओ। ठीक है, बताइएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में? अब क्या बताने की ज़रूरत पड़ेगी? कोई निर्वात में लगा के चले आना। ठोस में अधिकतम होती है, धातु में वो भी ज़्यादा। ठीक है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि की सबसे तेज यात्रा किसमें करती है? चलिए बताइए। ये तो आप इसका उत्तर बहुत जल्दी दे लेंगे मुझे लगता है, स्टील में। दोस्तों मुझे लगता है कि जैसे मैं आपके साथ ही बैठ के पढ़ रहा हूँ, और इसलिए आपकी जो कमेंट्स हैं, आपके जो लाइक्स हैं, वो मुझे एनर्जी देते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। जब आप कहते हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, तो मुझे लगता है कि यार सच में कुछ अच्छा समझा दिया क्या। फिर सोचता हूँ, फिर वीडियो को देखता हूँ कि यार वाकई में क्या मैंने अच्छा बताया था। मैंने तो केवल पढ़ा था बुक को, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण करते हैं वो, प्रतिध्वनि के जरिए वो निर्धारण कर पाते हैं अपना रास्ता। विश्व स्वास्थ्य, ओहो क्वेश्चन ही आ गया जो मैंने पूछा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो कितना है? अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। 45 डेसिबल है, 45। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है, तो रात के समय जो है आवासीय क्षेत्र में कितना होगा? तो वही जो बात हुई प्रदूषण स्तर, वही 45 ही होगा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? ECG, EEG, एक्सरे, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी किया जाता है, पहले ही बोला था इसलिए मैं इसका नाम नहीं बोल रहा था। चलिए, ये आपका विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। भाई हम लोग तो चांद पे नहीं गए हैं, केवल पढ़ के जानते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इतना तो पता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल है कि नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो निर्वात हुआ। निर्वात में क्या ध्वनि संचरण कर सकती है? नहीं। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो बात कैसे सुनेंगे आप? नहीं सुन सकते ना। तो बी विकल्प आपका सही हो गया। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अनुरणन का क्वेश्चन है, जो अभी अनुरणन रिवर्बरेशन पढ़ाया था ना। मैंने कहा था ना, खाली हॉल में गाइए, जाके आवाज़ आपकी धुन गूंजने लगेगी। ऐसे ही वहाँ दो ठो स्पीकर लग जाएंगे तो क्या होगा? कोई सुन पाएगा? सब लगेगा कि आवाज़ उसी में पलट पलट के आके। तो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, पर्दे लगा दीजिए, कालीन बिछा दीजिए। तो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स वगैरह आपके वहाँ पर यही सब करते हैं, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया माध्यम बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? बताइए किस में तेज चलेगी सबसे तेज? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, भाप जो है, जल है, लोहे की छड़ है, धातुओं में सबसे तेज चलेगी ना, ठोस में। तो बी है आपका सही हो गया। ध्वनि तरंगे अब इसमें बताइए निर्वात में चल सकती हैं? नहीं। क्या केवल ठोस माध्यम में? भाई अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य तीनों माध्यमों में चलती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और केवल गैस में चल सकती हैं, ये तो पहले डिसाइडेड हो गया। तो ठोस गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। द्रव भी लिखे होते तो उसमें भी चल सकती थी। तो डी आपका 35 का डी जो है वो विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो बताइए, बहुत सारे मैंने पढ़ाए थे आपको, तापमान, आर्द्रता, घनत्व, दाब, सबको पढ़ाया था ना। 2 बार बताया था उसमें पढ़ाते समय कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर दाब का, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन ही पूछा था, इसको पढ़ाते पढ़ाते यहाँ क्वेश्चन आ भी गया है। ये RAS RTS प्री का क्वेश्चन है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का बदमाश था, कुछ दूरी पर कान पटरियों पर रख करके सुन रहा था। जब मजदूर द्वारा की जाने हथौड़े की आवाज़ को सुनता तो उसको 2 बार आवाज़ सुनाई देती। तो कहता है कि मजदूर पागल हो गया, 2 बार क्यों पटक रहा है हथौड़े को फटाफट। तो दरअसल मजदूर पागल नहीं हो गया था, उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि जो ये ध्वनि है ना,
वो किस माध्यम में तेज चलती है और किस माध्यम में धीमी चलती है, माध्यम का प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए धातु में तेज चलेगी कि गैस में? धातु में तेज चलेगी। तो कहाँ पहले आवाज़ सुनाई दे रही है उसको? उस पटरी में जब कान लगाता होगा झन से मारता होगा कान में, और उसके बाद जब उठाता होगा कान तब वायु से उतनी देर में चल के चली आती होगी, है ना। तो इसलिए आप देखें तो इसका जो पहला विकल्प है, ध्वनि का वेग जो है इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होगा, तो इस्पात वाला पहले वो सुन लेगा, जो पटरी पर है वो वाला तेज काम सुन लेगा, और वायु वाला बाद में आएगा, तो इसलिए उसको 2 बार आवाज़ सुनाई देगी। आप भी ऐसा करके मत देखिएगा पटरी उटरी पे, लेकिन होता यही है कारण। 38 क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितना होती है? कितना शोर आप सह लेंगे? एक अंदाजतन बताइए। 155 न बोल दीजिएगा, 85 डेसिबल, ठीक है, नहीं तो कान के पर्दे फटने लगेंगे। पराध्वनिक विमान किस प्रगति तरंग को पैदा करते हैं? ध्वनि बूम, सोनिक बूम को पैदा करते हैं, तो डी। पराध्वनिक जो विमान होते हैं वो ध्वनि बूम, सोनिक बूम को प्रघाती तरंग बोलते हैं ना उसको, कुछ शंकुआकार पीछे छोड़ के जाते हैं। 100 डेसिबल का शोर प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल कितना किसका होगा? अब ये जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, मुझे लगता है ना कि आयोग को ना थोड़ा इन सबको बंद करना चाहिए। इतने जाके एक एक का डेसिबल आप देखोगे तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें देखिए यंत्र सबका अलग अलग पता होगा। सुनाई भर देने वाला, सामान्य वार्तालाप 30-40 पता था, शोर शराबा, गली की आवाज़ तो ही पता था 50-60 था। जो इसमें यंत्र कारखाने होते हैं वो 100 से 120 का होता है, तो 100 के आसपास मान लेते हैं यंत्र कारखाने के शोर से। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला विकल्प। क्योंकि ये सब बहुत सेट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछता है योग, क्या करेंगे, पढ़ना पड़ेगा भाई। नौकरी लेनी है तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा ना। और ये सब आता किससे है? प्रैक्टिस सेट से। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट आपके साथ करता हूँ मैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सितार बजा रहा है, कौन बांसुरी बजा रहा है, कौन सी धुन, कौन सा गाना सितार पे बज रहा है, कौन सा गाना बांसुरी बज रहा है, कैसे अंतर करेंगे? क्या हो सकता है? तो उसकी ध्वनि गुणता, अगर आपको ध्वनि गुणता का गुण है तो उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं। इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो कहते हैं गुणता, टिम्बर। तो इसके लिए मैंने कहा था कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनमें भेद गुणता के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। और गुणता आपको बताया भी था कि जो सा रे गा मा पा धा नी है, सबके देखिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इसी पर इसकी चर्चा हुई थी गुणता में, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? ये जानते हैं क्या है? किसी पहाड़ वहाड़ के पास जाइए या किसी बड़े दीवार के पास हॉल में जाइए, दूर से आप बोलिए और आपको आपकी आवाज़ वापस आके सुनाई दे। कभी ऐसा फील किया है? ऐसे बहुत सारी जगह हो सकती है ना। तो कितनी दूरी पे खड़े होंगे तो आपको सुनाई देगा? इमेजिन करिएगा। कभी बहुत पास जाके बोलिएगा तो नहीं सुनाई देगा आपको, लगभग 17 मीटर दूर से जाके बोलिएगा ना तो प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो बी विकल्प आपका सही हो गया। ये 17 मीटर क्यों है ना, क्योंकि वो 17 मीटर जाएगी ध्वनि और 17 मीटर आएगी, 34 मीटर उसको इतनी दूर में चलाना होगा, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड में, तो इसीलिए वही आपकी दूरी जो घटा दी गई ना, 2 से भाग कर दी गई, तो 17 मीटर आपकी दूरी कम से कम होनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, और अपने वीडियोस जो हैं वो लगातार आते रहेंगे। फटाफट हम लोग एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट होने वाली है, साइंस भी चल रहा है, इसको भी कंप्लीट करेंगे, पूरी किताब ख़त्म कर देंगे। कैसे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।